फ़ज़ा ऐसी थी जैसे हमारे पंजाब में अगस्त के महीने में होती है। अपने गाजी का एड्रेस मेरे पास था। शहर मुख्तसर सा मगर बड़ा साफ सुथरा और किसी हद तक मॉडर्न था। एक आदमी से मैंने पूछा था तो मालूम हुआ कि अपने गाजी का ठिकाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में 2 सिनेमा घर आए जहाँ एक सिनेमा हाउस में हिंदी की और दूसरे में तेलुगु की फिल्म लगी हुई थी। लोगों की अक्सरियत ने वही मद्रासी अंदाज में धोतियां घुटनों से ऊपर तक उठाकर बांधी हुई थीं और जिस्म पर सिर्फ बनियान ही थी। औरतों ने जूड़ों में सफ़ेद फूल के गजरे जरूर सजाए हुए थे। कोई होटल या कॉफ़ी की दुकान रास्ते में आती तो अंदर से तमिल, तेलुगु और कर्नाटक संगीत के गानों की रिकॉर्ड सुनाई देते। किसी रेस्तरां से हिंदी फिल्मों के गीत भी सुनाई देते। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहां हमारा गाजी रहता था, यानी जो एड्रेस मुझे हैदराबादी मुजाहिद ने दिया हुआ था। मेरे सामने शाम के बढ़ते फैलते मिल्कजी अंधेरे में एक मचान के ऊपर बना हुआ बांस का मकान था, जिसकी सीढ़ियों में एक बूढ़ा आदमी नारियल पी रहा था। मैंने अपने गाजी का नाम लेकर उससे कहा कि मुझे उससे मिलना है। वो खांसते हुए बोला, उधर झोमरे पट्टी में मिलेगा। मैं कुछ समझ न सका। मैंने पूछा, झोमरे पट्टी में कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने बड़े इत्मीनान से नारियल के हुक्के के 2-3 कश लगाए और एक बार फिर खांसने के बाद बोला, उस बाजू को जाएगा। उसने 3-4 जुमलों में मुझे समझाया कि झुमरे पट्टी कहाँ है। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत मतलब निकाला और जैसा उसने बताया था वैसे ही एक तरफ चल पड़ा जिस तरफ बूढ़े ने मुझे जाने का कहा था। उस तरफ एक कच्चा रास्ता था जिसकी दोनों जानिब नारियल के दरख्त खड़े शाम की हवा में अपनी शाखों को हिला रहे थे। ये जगह चूंकि समंदर के करीब थी, इसलिए अपने कराची शहर की तरह जहाँ भी शाम के वक्त समंदर की तरफ से हवा चलने लगी थी। ये कच्चा रास्ता एक तरफ को मुड़ गया। 15-20 कदम चलने के बाद सामने सड़क बंद हो गई और एक अंग्रेजी फिल्मों की तर्ज का कॉटेज नजर आया जिसके आगे सब्ज लॉन था। लॉन बिल्कुल खाली पड़ा था। कॉटेज बांस और लकड़ी की पुरानी तर्ज का था। उसकी तिकोनी छत की पेशानी पर बिजली का बल्ब रोशन था। एक छोटा सा रास्ता कॉटेज के बरामदे से जाता था। इसका कोई गेट नहीं था। लॉन के पीछे मैंने 2 मोटर कारें खड़ी देखी। एक सुतून के चौकोर पत्थर पर तेलुगु और अंग्रेजी जबानों में झुमरे पट्टी लिखा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई होटल है या क्या है। इतने में एक औरत अंदर से आती नजर आई। वो अपनी साड़ी से घरों में काम करने वाली लगती थी। जब वो मेरे करीब से गुजरने लगी तो मैंने उससे पूछा, झुमरे पट्टी यही है? उसने तेलुगु जबान में कुछ कहा और चली गई। मैं कुछ समझ न सका। चूंकि मैंने चौकोर सुतून पर मिटे हुए अंग्रेजी हुरूफ में झुमरे पट्टी लिखा हुआ था, इसलिए मैं कॉटेज के बरामदे में आ गया जहां मुझे अंदर से अंग्रेजी म्यूजिक की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं बरामदे में रुक गया। कॉटेज के दरवाजे लकड़ी के थे, खिड़कियां भी लकड़ी की थीं और बंद थी। कहीं कहीं से रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा पुरस्कार लगा। आखिर मैंने हिम्मत करके दरवाजे के बाहर लगा हुआ कॉल बेल का बटन दबा दिया। 3-4 मरतबा बेल देने पर दरवाजा खुल गया। अंदर धुंधली रोशनी में एक दरमियाने कद की सेहतमंद जिस्म वाली काली औरत खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके जिस्म पर बगैर आस्तीनों के एक फ्रॉक था जिसका गिरबान काफी नीचे तक आया हुआ था। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मुझे किससे मिलना है। इस इलाके में, जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, अंग्रेजी जबान आम बोली जाती थी। मैंने अपने गाजी का नाम लिया। औरत मुस्कुराते हुए जरा जरा हिल भी रही थी। लगता था उसने कोई नशा कर रखा है। कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसने दरवाजा बंद करके बोल्ट कर दिया और मेरे आगे आगे जरा झूमती और मुंह ही मुंह में अंग्रेजी के किसी गाने की धुन गुनगुनाती हुई चलने लगी। हम एक सजे सजाए मगर खाली पड़े हुए कमरे में से गुजरकर दूसरे कमरे में आए तो वहाँ अंग्रेजी म्यूजिक की धुन पर बड़ी धीमी पुरस्कार रोशनियों में काले काले मर्द, औरतें और औरतों के जोड़े अंग्रेजी डांस कर रहे थे। ये हॉल कमरा था जिसमें 3 तरफ मेजें लगी थीं। मेजों पर भी औरतें और मर्द बैठे गुलफाम के जाम लुढ़ा रहे थे। मगर हैरत की बात यह थी कि इनमें से अक्सरियत रिटायर्ड किस्म के उधेड़ उम्र और बूढ़े आदमियों और औरतों की थी। इनमें से कोई भी ज्यादा ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं कर रहा था। खूबसूरत जिस्म वाली काली औरत मुझे हॉल कमरे के कोने में एक काउंटर के पास ले गई जहां सफेद और सुर्ख वर्दियों वाले 3-4 बैरों के दरमियान एक गहरी सांवले रंगत वाली कसरती बदन का एक जवान गुलाबी रंग की टी शर्ट और स्याह रंग की पतलून में मलबूस खड़ा उन्हें कुछ हिदायत दे रहा था। काली औरत जो मुझे वहां तक लाई थी, उसने तेलुगु जबान में उस जवान आदमी को मुखातिब करते हुए कुछ कहा और फिर मेरी तरफ इशारा करके वापस चली गई। उस शख्स ने मेरी तरफ एक सरसरी नजर से देखा और बैरों को जरूरी हिदायत देकर रुखसत किया और मेरे करीब आकर अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैंने भी अंग्रेजी में उसका नाम लेकर कहा कि मुझे उस नाम के आदमी से मिलना है। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था। कहने लगा, मैं ही हूँ, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे काउंटर से हटाकर एक छोटे से कमरे में ले गया जहाँ दीवार के साथ शीशे की अलमारियां शराब और बियर की बोतलों से भरी हुई थी। दरमियान में लोहे की एक मेज और 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हम बैठ गए। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मुझे हैदराबादी मुजाहिद ने उसके पास भेजा है
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो अपनी जेब से सिगार नुमा सिगरेट निकाल कर सुलगाया और लाइटर बुझाकर जेब में डालते हुए अंग्रेजी में कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें अब कोड वर्ड्स का तबादला कर लेना चाहिए ताकि हमें एक दूसरे पर कोई शक न रहे। हैदराबादी मुजाहिद ने मुझे कोड के दोनों जुमले बता दिए थे। एक जुमला मुझे बोलना था जिसके जवाब में दूसरा जुमला उस गाजी को बोलना था। मैंने अपना खुफिया कोड का जुमला बोला, उसके जवाब में उस शख्स ने जिसको मैं अब गाजी ही कहूंगा बोल दिया। तस्दीक हो गई कि हम दोनों सही आदमी से मिल रहे हैं। उसने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, हैदराबाद से मुझे अपने साथी ने तुम्हारे मिशन के बारे में सारी तफसील बता दी थी। मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। अब ऐसा है कि यहाँ हम एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सकते। तुम पहले कभी इस शहर में आए हो? मैंने कहा, नहीं, ये मेरा पहला मौका है। उसने कुछ सोचकर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम बियर वगैरह पीते हो? मैंने नफी में सर हिलाया तो उसने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि इस क्लब के पीछे भी एक लॉन है, वहाँ मौसम खुशगवार होगा, जहाँ तुम शराब और बियर की बू में ज्यादा देर न बैठ सकोगे। पीछे लॉन में कुर्सियां लगी हुई हैं, तुम वहां जाकर मेरा इंतजार करो। मुझे यहाँ ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और लगेगा, फिर आधे घंटे बाद मैं तुम्हें वहां से ले लूंगा और हम अपने क्वार्टर में जाकर तफसीली बातचीत करेंगे। मैंने कहा, ओके। उसने दरवाजा खोलकर अकबी लॉन में जाता रास्ता दिखा दिया और खुद काउंटर की तरफ चल गया। मैं एक तंग राहदारी से गुजरकर अकबी लॉन में आकर बैठ गया। मुझे मच्छर तंग करने लगे। मैं उठकर लॉन में टहलने लगा। घास गीली थी जिससे मेरे जूते गीले होने लगे थे, तो मैं लॉन की दूसरी तरफ छोटी सी सड़क पर आ गया, जहां कुछ फासले पर एक मंदिर से कर्नाटक में वायलिन और जनूबी हिंद के क्लासिकी रक्स की धुन की आवाज आ रही थी। मेरा जी चाहा कि मंदिर में जाकर देवदासी को रक्स करते देखूं। मंदिर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे इसकी रोशनियां साफ नजर आ रही थी। मैंने सोचा, अभी अपने गाजी के आने में आधा घंटा पड़ा है, मैं मंदिर में रक्स करती देवदासी की एक झलक देख सकता हूँ। इस मंदिर को एक छोटी सी पगडंडी नारियल के दरख्तों में से होकर जाती थी। मैं तेज तेज कदमों से चलता मंदिर के अहाते में आ गया, जहां पुजारी लोग मंदिर में आ जा रहे थे। रक्स की धुन जहां करीब से सुनाई देने लगी थी। मैं इस धुन की आवाज पर उसे तलाश करता मंदिर के पहलू में एक तंग रास्ते से गुजरकर बेशुमार सुतूनों वाले हॉल में पहुंचा तो देखा कि एक सुर्ख रेशमी साड़ी वाली लड़की, बालों में फूल सजाए, जबरदस्त मेकअप किए, पूरे क्लासिकी रक्स के लिबास में गुम कर्नाटकी धुन पर शोले की तरह रक्स कर रही थी। मैं एक सुतून के साथ लगकर खड़ा हो गया और उस शोला ज्वाला का रक्स देखने लगा। जिन लोगों ने जनूबी भारत के मंदिरों में उनका क्लासिकी रक्स देखा है और उनकी तेज धुन वाली मौसीकी सुनी है, उन्हें मालूम होगा कि जनूबी हिंद की मौसीकी का अंग बड़ा तेज होता है, रिदम भी तेज होती है। इस मौसीकी का टेक्निकल नाम कर्नाटक है। जहाँ के लोग बोलते भी तेज तेज हैं, गाते भी तेज तेज हैं। सभा लक्ष्मी यहाँ की मशहूर क्लासिकल गाने वाली हैं। ये लोग मौसीकी के बेहद शायद हैं और गाने वालियों के साथ कभी कभी पिंडाल में बैठे सारे लोग भी गाने लगते हैं। मंदिर की फजा लुबान और अगरबत्तियों की खुशबू से बोझल हो रही थी। ये बोझल फजा मुझे परेशान कर रही थी। वैसे भी मुझे अपने गाजी का ख्याल लगा हुआ था। चुनाचे मैं मंदिर से निकल आया। वापसी पर उस छोटी सी पगडंडी पर से गुजरकर जब झुमरे पट्टी की इमारत के लॉन में दाखिल होने लगा तो अचानक एक तरफ से 3 आदमी निकलकर मेरे सामने आ गए। इनमें 2 वहां की पुलिस की वर्दी में थे और एक सिविलियन लिबास में था। पुलिस के सिपाहियों में से एक के पास राइफल थी, दूसरे ने पिस्तौल मेरी तरफ तान रखा था। ये पुलिस इंस्पेक्टर लगता था। मैं हैरान होकर उनका मुंह तकने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने सामने आते ही पिस्तौल का रुख मेरी तरफ करते हुए अंग्रेजी में कहा, हाथ ऊपर उठाकर अपनी जगह पर खड़े रहो, अगर जरा हरकत की तो गोली मार दूंगा। मैंने हाथ खड़े कर दिए। ये तीनों भारत के सूबा आंध्र प्रदेश की पुलिस के एहलकार थे। इनकी वर्दियां मैं पहचानता था। इनमें से एक पुलिस कांस्टेबल था, दूसरा सब इंस्पेक्टर होगा, तीसरा जिसने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे यकीनन खुफिया पुलिस का आदमी था। सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पुलिस के हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरी तरफ था। दूसरे के पास राइफल थी। मैं निहत्ता था। फासला हमारे दरमियान इतना था कि मैं कमांडो अटैक भी नहीं कर सकता था। इससे पहले कि मैं उन पर झपटता वो बड़ी आसानी से मुझ पर फायर कर सकते थे। दूसरे मौका ऐसा नहीं था कि मैं पुलिस मुकाबला करता। मुझे ये भी मालूम था कि इन लोगों ने मुझे हाथ खड़े करने के लिए किस लिए कहा है। हो सकता था कि वो उधर किसी जगह छापा मारने आए हों। मैंने सब इंस्पेक्टर को अंग्रेजी में कहा, मामला क्या है सर? मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, अपने कजन से मिलने हैदराबाद से आज ही आया हूँ। सब इंस्पेक्टर ने तेलुगु जबान में सिविलियन कपड़े वाले साथी से कुछ कहा। उसने आगे बढ़कर मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था, चाकू भी नहीं था। इन इलाकों में लोग लाइसेंस याफ्ता असलहा भी साथ नहीं रखते। जब मेरे पास से कुछ न निकला तो सब इंस्पेक्टर ने पिस्तौल नीचे कर लिया और बोला, तुम्हारा कजन कहाँ है जिससे तुम मिलने आए हो? मैंने झुमरे पट्टी में मुलाजिम अपने गाजी का नाम ले लिया और कहा वो झुमरे पट्टी में काम करता है और उसने मुझे इस जगह इंतजार करने को कहा था। सब इंस्पेक्टर ने कहा, चलो झुमरे पट्टी क्लब में चलो। ये लोग मुझे लॉन में ले आए।
ठीक उस वक्त अपना गाजी लॉन के बरामदे से निकल रहा था। उसने लॉन की धीमी रोशनी में मुझे पुलिस के साथ देखा तो उसने सब इंस्पेक्टर से तेलुगु जबान में कुछ बात की। उसने भी तेलुगु जबान में कुछ जवाब दिया। फिर सब इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए पिस्तौल होल्स्टर में डाल दिया और अंग्रेजी में कहने लगा, गलती हो गई। तुमको मालूम है इधर कल एक रिटायर्ड मेजर का कत्ल हो गया था। हमने इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी। तीनों पुलिस वाले चले गए। गाजी ने अंग्रेजी में ज़िरलब पुलिस वालों को गाली देकर कहा, तुम लॉन से निकलकर सड़क पर चले गए थे। मैंने कहा, जहां मच्छरों ने तंग किया तो सड़क पर जाकर टहलने लगा था कि अचानक ये लोग झाड़ियों से निकल कर आ गए। गाजी बोला, तुम्हें सड़क पर नहीं जाना चाहिए था। सब इंस्पेक्टर मेरा वाकिफ था, मामला खराब भी हो सकता था। आ जाओ, हम दूसरी तरफ से होकर निकलेंगे। वो मुझे झुमरे पट्टी क्लब के एक और रास्ते से लेकर एक तरफ आ गया। ये छोटा सा रास्ता था जहाँ दोनों जानिब झाड़ियां थी और अंधेरा छाया हुआ था। हम पैदल चलते हुए उस जगह पहुंच गए जहां अपने गाजी का बोसीदा सा एक मंजिला ढिलवान छत वाला मकान था। कमरे में सामान बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। उसने चारपाई और बांस के पुराने सोफे पर से कपड़े उठाकर कोने में फेंक दिए और बोला, तुम जहाँ बैठो मैं चाय बनाकर लाता हूँ। तुम कॉफी पियोगे या चाय? जहाँ कॉफी का बहुत रिवाज है मगर मुझे चाय पसंद है। मैंने कहा, मुझे भी चाय पसंद है। थोड़ी देर में वो चाय की 2 प्यालियां बनाकर ले आया। हम चाय पीने और बातें करने लगे। उसने मुझसे मेरे सफर के बारे में पूछा कि रास्ते में और खास तौर पर एलोर शहर में दाखिल होने के बाद कोई खुफिया पुलिस का आदमी तो मेरे पीछे नहीं लगा। मैंने उसे बताया कि बज़ाहिर तो मुझे कोई मुश्तबा आदमी अपना ताक़ुब करता दिखाई नहीं दिया। वो कहने लगा, यहाँ की खुफिया पुलिस बहुत ज़्यादा खुफिया होती है। वो इस तरह पीछा करती है कि किसी दूसरे को मालूम नहीं होता कि उसका पीछा किया जा रहा है। बहरहाल तुम्हें मोहतात रहना होगा। उसके बाद उसने मेरे मिशन के बारे में बातें शुरू कर दी। जब मैंने उससे पूछा कि ये कौन शख्स है जो एलोर की जजीराई जेल में पाकिस्तानी जासूस होने के इल्ज़ाम में अजियतें झेल रहा है, तो वो कहने लगा, ये दलेर जवान पाकिस्तान की जांबाज फोर्स का मुजाहिद है। 65 की जंग में इसकी ड्यूटी रात के वक्त फाइटिंग पेट्रोल पार्टी को लेकर दुश्मन के मोर्चों के पीछे असलहे और गोला बारूद के जखीरों को उड़ाने के लिए लगी थी, तो ये अंधेरे में अपनी पार्टी के गुरिल्ला जवानों से बिछड़ गया। जांबाज फोर्स पाक फौज की तरबियत याफ्ता फौज नहीं थी। उनके जज्बा हुब्बुल वतनी को देखते हुए उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि जंग जोरों पर थी और पूरी ट्रेनिंग के लिए वक्त नहीं था। ये जवान रास्ता भूलकर दुश्मन के मोर्चों में चला गया और पकड़ा गया। दुश्मन ने उसे पाक फौज का कमांडो समझकर उसे पूछगिछ के लिए पीछे अमृतसर टॉर्चर सेंटर में भेज दिया। वहां उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया, मगर उस जवान ने सिवाय अपने नाम और नंबर के कुछ न बताया। अमृतसर से उसे ग्वालियर के टॉर्चर सेंटर में ले जाया गया। वहां भी ये जवान हर किस्म की अजियतें बर्दाश्त करता रहा, मगर उसने पाक आर्मी और पाकिस्तानी कमांडो और जांबाज फोर्स के मुतालिक कुछ न बताया। उसके बाद उसे आंध्रा प्रदेश की इस बदनाम ज़माना जजीराई जेल में मुंतकिल कर दिया गया। आज इसे जेल में पड़े साल से ऊपर हो गया है। इससे आज भी पूछगिछ वक्फे के बाद होती रहती है। इसे टॉर्चर किया जाता है, मगर फांसी की कोठरी में इस जवान के अल्लाह अकबर और या अल्लाह मदद के नारे गूंजते रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहते हैं। इस जवान का नाम कैप्टन जमशेद है। वो जांबाज फोर्स में एजाजी कैप्टन था। मैंने गाजी से पूछा कि इसको कैप्टन जमशेद के बारे में इतनी मालूमात कहाँ से हासिल हुई, तो वो बोला, एलोर जेल में एक औरत जेल के वार्डन की सेक्रेटरी है। इस औरत का नाम माधवी है। ये औरत क्रिश्चियन है और कैप्टन जमशेद से उसको मोहब्बत हो गई है, मगर ये बात उसने सिवाय मेरे और किसी को नहीं बताई। मुझे इससे बताई है कि वो मेरी पुरानी दोस्त है, मगर इसे मेरी कश्मीरी मुजाहिद की हैसियत का इल्म नहीं। अपनी मोहब्बत का इजहार उसने कभी पाकिस्तानी मुजाहिद कैप्टन जमशेद से भी नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 साल से कैप्टन जमशेद एलोर जेल में बंद है, लेकिन उसके गिर्द जेल के अंदर भी इस कदर सख्त पहरा लगाया गया है कि ये औरत वार्डन की सेक्रेटरी होने के बावजूद कभी कैप्टन जमशेद के करीब नहीं जा सकी, बस दूर दूर से उसकी झलक देख लेती है। मैंने गाजी से कहा, ये सारी मालूमात तुम्हें उस लड़की माधवी की ज़बानी मालूम हुई है क्या? मुजाहिद ने कहा, हाँ। माधवी नहीं, आज से 6-7 माह पहले मुझे बताया था कि हमारी जेल में एक पाकिस्तानी कमांडो कैद है जिसको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मगर वो इस कदर दलेर और बहादुर है कि हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन सिवाय अपने नाम, ओहदे और नंबर के और कुछ नहीं बताता। मैंने उसके बाद कैप्टन जमशेद को वहां से फरार कराने के सिलसिले में माधवी से बात की थी। उसने कहा कि इस जेल में अगर कोई मक्खी भी चली जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती और उसे वहीं मरना होता है। मैं अपने गाजी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और साथ साथ कैप्टन जमशेद के फरार के बारे में भी सोचने लगा। मैंने गाजी से कहा, क्या तुम किसी तरह मुझे माधवी से मिला सकते हो सकता है वो कोई ऐसा रास्ता हमें बता दे जिससे हम कैप्टन जमशेद को भारतीय दरिंदों की दरिंदगी से निजात दिला सकें। गाजी ने कहा कि मैं माधवी को कल सुबह फ़ोन करूंगा, उससे कहूंगा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हो सकता है वो कल का कोई वक्त दे दे, फिर हम दोनों उससे मिलकर बातें करेंगे। तुम मेरा उससे कैसे तारुफ करवाओगे? मैं कह दूंगा कि तुम मेरे कज़न हो और हैदराबाद से मुझसे मिलने आए हो और कैप्टन जमशेद को इसलिए फरार कराना चाहते हो कि तुम भी मुसलमान हो और वो भी मुसलमान है और खामख्वाह से भारतीयों के जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है।
मैंने कहा, क्या वो यहाँ तुम्हारे घर में आएगी? गाजी बोला, यहाँ मैं लोगों से कम ही मिलता हूँ। हमारी मुलाकातें कभी कभार ही होती हैं और हम रेस्तोरां में बैठकर थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। माधवी की शादी नहीं हुई, उसके माँ बाप भी नहीं हैं और वो एक गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में रहती है।